नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का सेट अभी बोले थे कि चल रहा है। टोटल 12 सेट है, जिसमें 3 सेट पहले जा चुका है। ये सेट नंबर कितने से है? 4। फटाफट आप लोग सारे सेट को एक बार देख लो, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। गारंटी के साथ यदि 12 सेट आपने कर लिया, पिछले बार देखे ना, 2024 देखो, 23 देखो, 22 देखो, स्टेट टॉपर मतलब रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल। यदि कोई स्टेट टॉपर किया तो समझ जाना कहाँ का स्टूडेंट है। देखिए, 50 में 50 यदि आपको लाना है ना, यदि जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास नहीं किए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि 50 में 50 अपना मार्क्स को सिक्योर्ड करो। बाकी तो थ्योरी पेपर आप कहीं से भी पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे तो आपको नंबर देंगे, उस पर कॉल करो, बस थोड़ा अमाउंट लगेगा, सारा पीडीएफ आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पर, उसके बाद बात करते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर, with the increase in production, difference between total cost एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। बताइए, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा? स्थिर रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं बढ़ता है, इंक्रीज, घटता है, डिक्रीज, बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। याद रखना, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा। तो बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। कोई भी डाउट हो मैसेज किया करो। हाँ, बहुत स्टूडेंट मैसेज का है कि अकाउंट बीएसटी, अकाउंट बिजनेस स्टडी का भी जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। डेली 1-2 आपका सेट जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि संडे को कम से कम 3 से 4 सेट आपको दिया जाए, ताकि जितना जल्दी जो 12 गो सेट है कंप्लीट हो जाए। ठीक, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट। प्रोडक्शन क्वांटिटी में चेंजिंग यदि होता है तो किसको अफेक्ट करेगा? स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत पर पड़ता है। याद रखना, फिक्स कॉस्ट पर पहले तो पड़ेगा नहीं। प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन घटे, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे आपका गलत है, सोचना ही नहीं है। ओनली वेरिएबल कॉस्ट पर इसका प्रभाव बेटा केवल किस पर पड़ेगा? केवल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तब वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तब वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। ठीक ना? तब प्रोडक्शन का चेंजिंग होने की प्रभाव केवल बाबू किस पर पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है? व्हाट हैपन व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन। जब प्रोडक्शन शट डाउन हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थिर लागत बढ़ जाता है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं, फिक्स कॉस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। याद रखना, प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन घटे बाबू फिक्स कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखो, परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन नहीं। परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, यस। वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो, इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? सी होगा। क्योंकि प्रोडक्शन यदि शट डाउन हो गया, शट डाउन मतलब प्रोडक्शन यदि बंद हो जाता है, प्रोडक्शन यदि बंद हो जाता है तब वेरिएबल कॉस्ट का कोई काम नहीं होगा। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा,
प्रोडक्शन घटेगा तब वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट बाबू जीरो होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? बताइए इसमें से करेक्ट कौन है बेटा? फर्स्ट है, क्योंकि टीसी का फॉर्मूला पता है ना, टीसी इक्वल टू क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा, तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो बेटा सही आंसर क्या होगा? ये होगा। औसत परिवर्तनशील लागत है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइन एज। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए इसका आंसर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ही फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बेटा ये फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। आउटपुट इसी को बोलते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर है, याद रखना। विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले ये बता दो, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों का डिफरेंस बेटा क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। यही आपसे पूछा है कि जब आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा? तो बाबू ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है। प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन घटे, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रिमेंस कॉन्स्टेंट, क्योंकि दोनों का गैपिंग क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट में तो कोई बाबू चेंज नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन घटे फिक्स कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे जितना भी स्टूडेंट कमेंट यदि करेंगे, यदि इसका आंसर यदि जिस स्टूडेंट को पता होगा, यदि कोई कमेंट करेगा तो नेक्स्ट क्लास में उसका नाम लिया जाएगा कि कौन स्टूडेंट सही आंसर दिया है। तो जिस स्टूडेंट का इसका आंसर पता हो, आप लोग कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में सबको नाम बोला जाएगा कि ये स्टूडेंट ने सही सही आंसर दिया है। ठीक, तो आप लोग चाहते हो कि आपका भी नाम सब कोई सुने, तो आप सही सही आंसर दो। नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर हम लोग नाम बोलेंगे कि ये स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। चलिए आते हैं, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं? विच फैक्टर आर यूज इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस? बताइए शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन कौन फैक्टर होता है? स्थिर साधन, यस ये तो होता ही है। परिवर्तनशील साधन, यस। वेरिएबल फैक्टर्स, यस। बोथ ए एंड बी, यस। शॉर्ट रन में दोनों होता है, कुछ फैक्टर फिक्स होता है, कुछ फैक्टर वेरिएबल होता है। तो शॉर्ट रन में बेटा दोनों होता है। ये आप लोग टिक लगा लिए फटाफट। चलिए, औसत लागत का वैकल्पिक नाम है। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड होता है, कितना बार बाबू एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक दो बार नहीं, अनेकों बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। औसत लागत का वैकल्पिक नाम है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेटा अल्टरनेटिव नेम क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट। अल्टरनेटिव नेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक ना? चलिए आगे चलिए।
जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज, जब बोला कि एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट बेटा घट रहा है। व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा। देखिए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर बेटा क्या होगा इसका? सी होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट यदि घटता है ना तब मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से जाता है। तो क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट हमेशा नीचे होगा। तो इसका दो ऑप्शन हो सकता है, चाहे तो मार्जिनल कॉस्ट लेस देन होगा या नहीं तो इक्वल टू होगा, क्योंकि ये आपका एसी है, ये एमसी है। तो चाहे तो एवरेज कॉस्ट से कम होगा, नहीं तो बाबू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। क्योंकि जिस बिंदु पर दो लाइन आपस में कट करता है ना, उस बिंदु पर दोनों लाइन आपस में इक्वल हो जाता है। तो बेटा सही आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। बुक में बहुत गलती दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखते रहना। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट? ये तो 100% गलत है, गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एसी इक्वल टू क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, चलिए फटाफट आप लोग देखते रहिए फटाफट। देखिए औसत लागत क्या है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानते हैं ना, वैसा कॉस्ट जो हमने त्याग कर दिया। मान लें कि हम एक नौकरी कर रहे हैं 10,000 पर, अभी हमारा पास दूसरा नौकरी का ऑफर आ गया, कितने के लिए? 30,000 के लिए। पहले से हमने किस जॉब पर कर रहे हैं? 10,000 पर। अभी मेरा ऑफर कितने के लिए आ गया? 30,000। तब इसको पाने के लिए हमको 10,000 को त्याग करना पड़ेगा। तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा क्या है? ये है। तो वैसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको बोलते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव विच आर सेक्रीफाइस फॉर गेटिंग नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। कोई दिक्कत? चलिए व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? वह विकल्प जिसका परित्याग दिया गया, अल्टरनेटिव फॉरगॉन। यस, खोया हुआ अवसर, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ये भी सही है। हस्तांतरण आय, ट्रांसफर अर्निंग, ऑल ऑफ दीज। बाबू सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। औसत लागत वह का आकार होता है। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। तो एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप बेटा कैसा होता है? यू शेप का। एवरेज कॉस्ट किस शेप का होता है बाबू? यू शेप का। यू के आकार के जैसा होता है, इंग्लिश से लेटर के यू के आकार के जैसा होता है। उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 है। 5 इकाइयों की औसत परिवर्तन लागत 40 है। 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। द एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इतना। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको दे दिया 5 यूनिट पर कितना? 20। आगे देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट 40। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बाबू दे दिया, कितने से? 40 से दे दिया। एवरेज कॉस्ट ऑफ इतना यूनिट इज, आपको एवरेज कॉस्ट पूछा है। तो एवरेज कॉस्ट आप जानते हैं ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यदि दोनों को प्लस कर देते हैं तो यही क्या आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट। ये दोनों को ऐड कर दो, 60 आंसर आएगा। देख लीजिए बाबू सही आंसर क्या होगा? 60। एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो, वही तो आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। चलिए तो बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। 13 का सही आंसर
डी। जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थिर लागत 30 हो और औसत परिवर्तनशील लागत 3 हो तो कुल लागत होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। व्हेन टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 यूनिट्स, इजी तरह देखिए 100 यूनिट बनाने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट बेटा कितना दे दिया 30। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 3। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 3 है। टोटल कॉस्ट इज, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा आप तो जान ही रहे। सबसे पहले आप क्या निकाल लो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है 3 है और टोटल बाबू आउटपुट कितना है 100। 300 आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपसे पूछा क्या है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला जानते हैं ना, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस क्या होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों को प्लस कर दो तो फिक्स कॉस्ट 30 है और वेरिएबल कॉस्ट बाबू कितना है 300। ऐड करेंगे तो कितना होगा 330 होगा। अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन कौन सा सही है बाबू, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। आप लोग देख लिए, चलिए देखिए औसत स्थिर लागत वक्र, एवरेज फिक्स कॉस्ट वक्र। बताइए एवरेज फिक्स कॉस्ट वक्र किसके जैसा होता है। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व किसके जैसा होता है, एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है। इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं कोई दिक्कत, आगे देखिएगा। वाई अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी सीधा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट घटते जाता है घटते जाता है, ठीक ना। आगे देखिए गीता है जब अधिक मात्रा का उत्पादन किया जाए, यस फॉल एज मोर यूनिट्स आई प्रोड्यूस, यस जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट घटते जाता है। तो इसका सही आंसर बाबू क्या होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूला करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकालने की कौन सा फॉर्मूला सही है, आपका कौन सा फॉर्मूला बाबू सही है देख लीजिए। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का देखिए ये फॉर्मूला सही है, टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1 आपका सही। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो टोटल फिक्स कॉस्ट दिया। अब मार्जिनल कॉस्ट हमेशा किससे निकलता है, टोटल कॉस्ट से। यहाँ पर ये एवरेज है, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सही आंसर ये होगा टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1 होगा। तो 16 का आंसर बेटा क्या होगा, डी होगा। जिसको भी 98 इकोनॉमिक्स में लाना है रेगुलर रहिए, गारंटी के साथ 50 में 50 आएगा। जो स्टूडेंट 12 को सेट देख लिया गारंटी के साथ 50 आपका एमसीक्यू लड़ेगा, बशर्ते कि ईमानदारी पूर्वक 12 सेट आप देख लो। आगे देखिए कुल परिवर्तनशील कुल परिवर्ती लागत एवं कुल स्थिर लागत के जोड़ से प्राप्त होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। आप तो जान ही रहे कि जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को एक साथ प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, टोटल कॉस्ट मिलेगा। जब टोटल फिक्स कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यदि प्लस कर दिया जाए तो क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब औसत लागत शून्य होती है तब सीमांत लागत होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन और हाईलाइटेड क्वेश्चन है। व्हेन एवरेज कॉस्ट, व्हेन एवरेज कॉस्ट बिकम मिनिमम देन एमसी इज, याद रखना, जब एवरेज कॉस्ट बाबू मिनिमम होता है तो एमसी इसको कट करता है, मतलब एसी इजकल टू क्या होगा, एमसी। चलिए क्या होगा, देखिए इक्वल टू एसी। जब, याद रखना, जब एसी मिनिमम, देखो एसी यहाँ पर मिनिमम है, एसी बाबू यहाँ पर मिनिमम है, तो जहाँ पर एसी मिनिमम होता है वहाँ पर एमसी उसको कट करता है, तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा वहाँ पर। तो सही आंसर क्या होगा, इक्वल टू एसी। इक्वल टू बाबू क्या होगा, एसी हो जाएगा। अल्पकालीन औसत लागत व का आकार होता है। द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज द साइज ऑफ, एवरेज कॉस्ट का साइज किसके जैसा बाबू होता है, यू के जैसा। याद कर लेना, एवरेज कॉस्ट का साइज आकार किसके जैसा होता है, इंग्लिश लेटर के यू के जैसा होता है। कोई डाउट है, ये सब बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में किस वर्ग का आकार उल्टा यू आकार का होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व इज इन्वर्टेड यू शेप। इन्वर्टेड मतलब होता है इस तरह के, किसका आकार होता है, इसका तो होता नहीं, इसका नहीं, एपी का, एपी का आकार उल्टा यू के जैसा होता है। एवरेज प्रोडक्ट का आकार किसके जैसा होता है, उल्टा यू के जैसा होता है, ठीक ना। चलिए आप लोग इसका टिक लगा लिए। चलिए सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है जब मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल। व्हेन, बताइए, मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट इक्वल कब होता है, जब एसी बिकम मिनिमम, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाए, जब एवरेज कॉस्ट एकदम से यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट एकदम से मिनिमम आ जाए वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक ना। तो ये बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पादन अक्ष के समानांतर होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व इज पैरेलल टू आउटपुट एक्सिस। आउटपुट का पैरेलल कौन होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट। यस, टोटल फिक्स कॉस्ट का बेटा देखिए इस तरह का होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट, इसको बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये बेटा आपका एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पर क्या होता है, आउटपुट होता है, क्या होता है, आउटपुट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है ना, हमेशा आउटपुट के पैरेलल होता है। कोई दिक्कत, चलिए यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसका कर्व आउटपुट के समानांतर होता है, तो किसका कर्व समानांतर बाबू होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व समानांतर होता है। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगा। देखे कितना सिंपल और कितना बार पूछा, ये क्वेश्चन अनेकों बार बिहार बोर्ड में उठा दिया है। ये क्वेश्चन यदि आप बना लेते हो ना तो आपका सबसे बड़ा हेल्प सीयूटी में भी मिलेगा। चलिए फिक्स, जो स्टूडेंट इसका नाम बता देगा आंसर का, नेक्स्ट क्लास में उसका नाम बोला जाएगा बोर्ड पर, आपका नाम कितने हजारों स्टूडेंट देखेगा, ठीक ना। चलिए तो आप लोग खुद भी इसका आंसर जिसको आता हो आप आंसर जरूर कमेंट में लिखना। चलिए देखना, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज 60। फिक्स कॉस्ट देखो देख दिया,
टोटल फिक्स कॉस्ट कितना दे दिया, 60 है। व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट ऑफ आउटपुट। आप तो जान ही रहे एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितने से है, 10 है। एवरेज फिक्स कॉस्ट बाबू कितने से आएगा, 6। एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। देखो कितना सटीक क्वेश्चन। विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट। याद रखना एक ही ऐसा कॉस्ट है जिसको प्रोडक्शन बढ़ाने पर या प्रोडक्शन घटाने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका नाम है टोटल फिक्स कॉस्ट। यही बाबू एक ऐसा कॉस्ट है जिस पर प्रोडक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन घटे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही एक कॉस्ट है टोटल फिक्स कॉस्ट। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती, बस ये तो सिंपल सा है, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये कभी शून्य हो ही नहीं सकता है। विच कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, स्थिर लागत, ये बाबू कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी कांस्टेंट, घटेगा तो भी कांस्टेंट, प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी बेटा कांस्टेंट, ये हमेशा फिक्स होता है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है, लायका सभी बहुत बदमाश हो गया है। चलिए ठीक, देखते रहो फटाफट, छटपट के ज़्यादा चक्कर में मत रहो। चलिए देखिएगा, हाँ ये 25 तक हो गया सबको, कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए थोड़ा, देखो क्या लिखा है, यह प्रदर्शित किया जाता है एवरेज रेवेन्यू सो एज। बताइए एवरेज रेवेन्यू को कैसे दिखाया जाता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सब तो टॉपर करवाएगा बस इस बार, जो जो टॉप, नहीं नहीं बुलेट नहीं, बुलेट थोड़ी मिलेगा, टॉप इस बार जो भी हो किया जबरदस्त गिफ्ट देंगे। आप लोग देखे होंगे ना कितना जबरदस्त पार्टी दिया जाता है, मीडिया वाले पूरे पटना के आ जाता है यहाँ पर। आप लोग जाके यूट्यूब चैनल पर या सभी जगह जो यहाँ पर होगा सब देखा भी होगा किस तरह का यहाँ पर मेला लगता है रिजल्ट के दिन। आप भी यदि चाहते हो कि आपका भी फोटो वायरल हो, यहाँ पर आकर फोटो खिंचाने का मौका मिले, तो बस दिन रात एक कर दो। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। पहले देखिए ये हमारा प्रदर्शित किया जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज शोन एज। मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे निकाला जाता है, देखिए चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। यस, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का दो फॉर्मूला होता है। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का दो फॉर्मूला, एक तो ये होता है डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा मतलब होता है चेंज, इसका एक और फॉर्मूला बाबू होता है टी आर एन माइनस 1, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक ना। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, ए। किस बाजार में एआई वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, इन विच मार्केट एआई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किस मार्केट में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में इस तरह का होता है, ये एआई का साइन होता है। एआई हमेशा एक्स अक्ष के पैरेलल होता है।
परफेक्ट कंपटीशन में जो एआई जो वक्र होता है एक्स के हमेशा पैरेलल होता है, एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। फटाफट, कोई दिक्कत इसमें? जितना भी 12 गो सेट जो मार लिया और जो 12 सेट बना दिया उसको नीतीशो कुमार नहीं रोकेंगे 50 में 50 लाने से, ठीक है ना। चलिए देखते रहना, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टेटमेंट, नहीं, देखिए जो भी बीपीएससी जो भी हो रहा है नहीं बोलना चाहिए, जो भी है सही है गलत है, वो जो प्रोटेस्ट बच्चा लोग जो भी कर रहा है वो तो सही के लिए कर रहा है। जो भी वायरल हुआ एक जगह सेंटर का, देखिए एक सेंटर का कैंसिल करना उचित नहीं है। आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, एक जगह यदि क्वेश्चन लीकेज हुआ ना तो व्हाट्सएप से कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। तो स्टूडेंट लोग को भी सही है प्रोटेस्ट करना, आप कैंसिल करना ही है तब सभी जगह के कैंसिल कीजिए। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए औसत आगम और कीमत एक है, AR इंडिकेट प्राइस। औसत आगम रेखा की मांग रेखा होती है, AR कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम बोथ। यस, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, टेंशन मत लो, थोड़ा सा रुक जाओ। देखिएगा निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इन विच मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू में बिकम जीरो और नेगेटिव, ये किस मार्केट में हो सकता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। इस मार्केट में बेटा देखो इस तरह का होता है, चाहे तो नेगेटिव हो सकता है नहीं तो जीरो हो सकता है। किस मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में, या नहीं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो बाबू सही आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। किस बाजार में AR MI इक्वल होता है। इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, बताइए किस मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में बराबर होता है। तो बाबू परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में बराबर होता है। सारे स्टूडेंट के कॉपी में भी लिखवाया गया होगा, आप लोग जाके देखा करो। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। इन मोनोपोली, पता है ना 4 टाइप का मार्केट होता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट। 4 टाइप का मार्केट होता है। देखो क्या पूछा, इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बताइए AR इक्वल टू MI, नहीं गलत है, AR ग्रेटर देन MI, यस। ये दोनों मार्केट में AR हमेशा आपका MI से बाबू क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। कोई दिक्कत, तो बाबू सही आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। विथ विच कंडीशन द फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जहां MI इक्वल टू MC, यस, वेयर MI इक्वल टू MC, यस। जहां MC वर्क MI वर्क को नीचे से काटे, वेयर MC कर्व कट्स MI फ्रॉम बिलो, यस। देख लो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 कंडीशन है, जहां पर MI इक्वल टू MC, देखो कॉपी में भी लिखवाया गया है। दूसरा, जहां से MC कर्व MI को किधर से कट करे, नीचे से काटे। जिस पॉइंट पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया वहां पर बाबू कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा।
चलिए कंज्यूमर किस में होगा, इक्विलिब्रियम। तो बाबू सही आंसर क्या होगा, सी होगा इसका, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिमेन्स कांस्टेंट। बताइए परफेक्ट कंपटीशन में क्या कांस्टेंट होता है, ए आर भी कांस्टेंट होता है, एम आर भी कांस्टेंट होता है, ए आर तथा एम आर, ए आर एम आर बाबू ये दोनों कांस्टेंट होता है। पता है ना परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम इस तरह से बनता है, ए आर इजकल टू क्या होता है, एम आर। परफेक्ट कंपटीशन में दोनों कांस्टेंट होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड कौन करता है, इंडस्ट्री। किसी भी सेलर के पास प्राइस डिसाइड करने का राइट नहीं होता है। यही कारण है कि ए आर और एम आर आपस में हमेशा कांस्टेंट होता है, ए आर और एम आर हमेशा कांस्टेंट होता है, यही कारण है। पूर्ण प्रतियोगिता में इन परफेक्ट कंपटीशन ए आई इजकल टू एम आई। चलिए इसका सही आंसर क्या है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, कितना बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए एक वस्तु की 5 इकाइयां बेचने पर कुल प्राप्ति 100 है, 6 इकाइयां बेचने पर सीमांत प्राप्ति 8 है, 6 इकाइयां किस कीमत पर बेची जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 12th में आने के साथ साथ आपका सीयूटी में भी आने की चांसेस है। देखो व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर सोल्ड टोटल रेवेन्यू इज 100। देखो 5 यूनिट बेचते हैं तो इसका टोटल रेवेन्यू बेटा कितना दे दिया, 100। आगे देखिए व्हेन 6 यूनिट आर सोल्ड, यदि 6 यूनिट बेचते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज 8। मार्जिनल रेवेन्यू कितना कर दिया, 8। एट व्हाट प्राइस 6 यूनिट सोल्ड, कितने प्राइस पर 6 यूनिट बिकेगा। तो आप निकाल सकते हैं सिंपल, इसमें 8 को प्लस कर दो, कितना हो गया 108। कितना आपको टोटल रेवेन्यू आपका दिया हुआ है 100 5 यूनिट पर, और 6 यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू आपका कितना दिया है 8, इसको प्लस कर दो 108। प्राइस पूछा है ना, तो प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, टी आर। तो टी आर कितना है 108, यूनिट कितना दिया है 6, 6 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 18। सही आंसर क्या होगा, क्योंकि अब पता है ना ये टी आर एन है और ये आपका क्या हो गया टी आर एन माइनस, ये आपका सॉरी ये टी आर एन माइनस 1 है, ये क्या हो गया टी आर एन है। तो आप जानते हैं ना हमेशा जो प्रीवियस टी आर होता है उसके तुलना में अगला टी आर हमेशा ज़्यादा होता है। तो टी आर दिया 100 और मार्जिनल रेवेन्यू 8, तो दोनों को जोड़ दिए तो नया टी आर कितना आ गया 108। आपसे प्राइस पूछा है और क्वांटिटी दिया हुआ है, तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिए, आपका प्राइस कितना आ गया 18। बाबू सही आंसर क्या होगा, सी होगा। औसत आगम इकाई के समान है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स। बताइए एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल है, कुल आगम को कुल उत्पादन से भाग करना, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। यस प्राइस, प्राइस के भी बराबर है। बाबू सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ए एंड बी बोथ होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि देखो ए आई के फॉर्मूला पता है ना, ए आई के क्या फॉर्मूला होता है, टी आई डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। कोई दिक्कत, ए आई जो होता है किसके भी बराबर होता है, प्राइस के बराबर भी होता है बाबू, इसीलिए सही आंसर क्या होगा, सी होगा। कुल आगम टी आई, उत्पादन मात्रा क्यू, एन इकाई मात्रा हो तो सीमांत आगम होगी, लेट टी आर टोटल रेवेन्यू,
Q be production quantity, N the number of units, MI equals, MI के बेटा क्या फॉर्मूला होगा, TN माइनस TN माइनस 1। दूसरा देखिएगा, TI में परिवर्तन डिवाइडेड बाई Q में परिवर्तन, यस, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। बाबू सही आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। निम्न में से कौन सही संबंध है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, बताइए इसमें से सही रिलेशन बेटा कौन है। सीमांतागम इक्वल टू AI माइनस ई। चलिए बाबू इसका सही आंसर देखिए क्या है, फटाफट देखिएगा, इसका सही आंसर बेटा क्या है, ए है। एक फर्म एक वस्तु की कितनी भी मात्रा दी गई कीमत पर बेच सकती है, फर्म की सीमांत आगम होगी। ए फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ ए गुड एट ए गिवन प्राइस, द फर्म मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। देखिए मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम से कम होगी, लेस देन एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम के इक्वल होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन पहले, ए फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स एट गिवन प्राइस, मतलब इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा है। ए फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स एट ए गिवन प्राइस, मतलब एक फर्म चाहती है कि हम इतना क्वांटिटी बेचें, तो किस प्राइस पर बेचेगी, जहां पर याद रखना मार्जिनल रेवेन्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू पर। जहां पर किस पॉइंट पर बेचेगा, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू उसका किसके बराबर होगा, एवरेज रेवेन्यू के बराबर। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा, सी होगा। निम्न में से कौन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, बताइए बाबू इसमें से कौन सा सही है। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा, ए होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग टिक लगा लिए, इसको रट जाना, यही तो मेन फंसा देगा। फर्म के संतुलन में होता है, फॉर ए फर्म इक्विलिब्रियम, बताइए फर्म इक्विलिब्रियम में हमेशा क्या होगा, MI इक्वल टू MC होता है। फर्म इक्विलिब्रियम में हमेशा क्या होगा, MI इक्वल टू MC होता है। उत्पादक संतुलन को निम्नलिखित में कौन सी रीतियां है, विच इज ए मेथड ऑफ प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, बताइए विच इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का इसमें से कौन सा मेथड है, कुल आगम एवं कुल लागत रीति, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड, यस, सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति, मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट मेथड, यस, इसमें से दोनों मेथड है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के निकालने के लिए या समझने के लिए इसमें से दोनों मेथड है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है, फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशंस हैज टू बी फुलफिल फॉर फर्म्स इक्विलिब्रियम। एक फर्म इक्विलिब्रियम के लिए बताइए कौन सा कंडीशन को पूरा करना होगा, तो दो कंडीशन होता है। फर्म इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन आपको बताएं, MI इक्वल टू MC, पहला कंडीशन क्या होता है, MI इक्वल टू MC। दूसरा कंडीशन MC कट्स MI फ्रॉम बिलो, MI को किधर से कटना चाहिए, नीचे से कटना चाहिए। देखिए
एम आई इजकल टू एम सी, यस पहला कंडीशन। एम सी वर्क एम आई को नीचे से काटे, यस। एम सी कर्व शुड कट एम आई फ्रॉम बिलो बोथ बी और सी। बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। बुक में बहुत गलती दिया हुआ है आंसर। जिनके पास बुक होगा उसमें टिक लगाने से पहले एक बार वीडियो देख लेना, क्योंकि आपका भविष्य की बात है, कैरियर की सवाल है। एक क्वेश्चन गलती होता है तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। फॉर्म की अंतिम संतुलन दशा में इन फाइनल, देखो फाइनल के बारे में बोला है, इन फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म एम सी वर्क एम आई को ऊपर से काटे, एम सी कर्व कट्स एम आई फ्रॉम एबव, एबव तो कभी हो ही नहीं सकता है। फाइनल पूछा है, फाइनल मतलब सेकंड कंडीशन। फाइनल मतलब कौन सा कंडीशन? सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम क्या है? जब एम सी कर्व एम आई को नीचे से काटे, ये सेकंड कंडीशन है। एम सी वर्क एम आई को नीचे से काटता है, यस। एम सी कर्व कट्स एम आई फ्रॉम बिलो। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? बी होगा। फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है द बेसिक कंडीशन ऑफ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। बेसिक कंडीशन मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है? तो पता है ना, पहला कंडीशन क्या होता है? एम आई इजकल टू एम सी। पहला कंडीशन बाबू यही है ना, एम आई इजकल टू एम सी, पहला कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? विथ विच कंडीशन द फॉर्म विल गेट प्रॉफिट? देखिए ठीक, देखिएगा, फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? विथ विच कंडीशन फॉर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट? किस कंडीशन पर फॉर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? सीमांत आगम इजकल टू सीमांत लागत, यस। मार्जिनल रेवेन्यू इजकल टू मार्जिनल कॉस्ट, 100% सही है। सीमांत लागत व सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटे, यस। मार्जिनल रेवेन्यू देखिएगा, देखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। सही कंडीशन क्या होगा इसका? देखिए सही कंडीशन क्या होगा? सी होगा। ये फॉर्म इक्विलिब्रियम का दोनों कंडीशन है, कौन कौन? ए और बी। तो एक फॉर्म कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा? जहाँ पर एम आई इजकल टू एम सी। दूसरा, जहाँ पर एम सी कर्व एम आई को नीचे से काटे। इस दोनों पॉइंट जहाँ पर सेटिस्फाइड होगा, एक फॉर्म इक्विलिब्रियम होगा। कोई दिक्कत? चलिए, फर्म को लाभ मिलता है जब ए फर्म ऑन प्रॉफिट व्हेन। एक फर्म का प्रॉफिट कब होगा? जब, याद रखना फटाफट, जब ए आई इजकल टू क्या हो जाए? ए सी, वहां पर फर्म ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। सम विच्छेद बिंदु तक उत्पन्न होता है जब ब्रेक इवन पॉइंट शो। ब्रेक इवन पॉइंट बाबू कहाँ होगा? जहां पर टी आई इजकल टू क्या हो जाए? टी सी हो जाए। जिस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में बराबर हो जाए, वहां पर बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आप तो पढ़े भी हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर किसी बिजनेसमैन को नहीं प्रॉफिट हो नहीं लॉस हो। उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर नहीं प्रॉफिट हो नहीं लॉस हो। तो इसका सही आंसर क्या है? टी आई इजकल टू टी सी है। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ठीक ना। देखिए, एक फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन
तब कहती है जब ए फर्म प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ लॉस व्हेन, एक फर्म प्रोड्यूस करती है इन स्टेट ऑफ लॉस, मूल औसत लागत से अधिक हो। देखिए क्या बोला, ए फर्म प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ लॉस, लॉस के केस में कब प्रोड्यूस करती है, प्राइस इज ग्रेटर देन एसी, नहीं तब तो प्रॉफिटे हो जाएगा। मूल औसत लागत के बराबर हो, प्राइस इक्वल टू एसी, नहीं तब लॉस कहाँ, जब प्राइस एसी के बराबर होगा तो लॉस नहीं होगा। आपके लॉस के बारे में पूछा है। मूल औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक हो, प्राइस इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट, नहीं अभी भी प्रॉफिट हो जाएगा। मूल औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो, यस। प्राइस इज लेस देन, देखो प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यस। जब प्राइस, याद रखना, जब प्राइस आपका कम होगा किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तब आपका लॉस होगा। इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। तो आपसे पूछता है कि लॉस कब होगा, जब प्राइस आपका कम होगा किसके तुलना में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तुलना में। ठीक है, तो देख लीजिए आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेट 4 हमने करा दिया। फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट के पास यह पहुंच जाए। ठीक, सभी को थैंक यू।